हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कल के डेट पर मैंने अपडेट दिया था कि शिक्षण संचालनालय द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है जिसमें ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में जानकारी दी गई है कि जल्द से जल्द ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू किया जाना है। और इस प्रेस विज्ञप्ति में व्याख्याता भर्ती के बारे में बात की गई है और व्याख्याता भर्ती की ऑनलाइन काउंसलिंग जल्द से जल्द शुरू होने वाली है। जो आपका लॉगिन पासवर्ड है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन आपने किया है व्यापम में, उसमें अपने आधार को आपको लिंक करना है। जल्द से जल्द लिंक करें ताकि आपका सुविधापूर्ण जो है ऑनलाइन काउंसलिंग हो सके। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए इस आधार लिंक को जरूरी बताया गया। अभी फिलहाल इस प्रेस विज्ञप्ति को व्याख्याता काउंसलिंग के लिए किया गया है और इसके बाद शिक्षक और सहायक शिक्षक की भी प्रेस विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी। इस वीडियो में दोस्तों हम इस बारे में इस विषय में बात करने वाले हैं कि किन किन कारणों से अभ्यर्थी जो है अपात्र हो सकते हैं और क्या कारण है जो उनके अपात्रता का कारण जो है सिद्ध हो सकता है, कारण बन सकता है। और बहुत सारे अपात्र अभ्यर्थी प्रत्येक परीक्षाओं में परीक्षा देते हैं, ये सभी आपको पता होगा। तो शिक्षक भर्ती में भी सैकड़ों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपात्र हैं किंतु उन्होंने परीक्षा दी हुई है। तो ये ऐसे कौन कौन से कारण बन सकते हैं जिसकी वजह से वो अपात्र होंगे, और अपात्रता की वजह से ही कट ऑफ नीचे जाने की संभावना है, और जिनका रैंक जो है ज़्यादा आ रहा है तो उनकी भी संभावना बनती है। और रैंक के विषय में और कट ऑफ के विषय में मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सी अपात्रता के कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो अपात्रता का कारण है वो है डीएलएड बीएड। आप सभी को पता है कि शिक्षक बनने के लिए सबसे ज़रूरी होता है डीएड या फिर बीएड। तो जिन भी अभ्यर्थी के पास डीएलएड या बीएड के सर्टिफिकेट ये नहीं है या उन्होंने नहीं कर रखे हैं तो वो यहाँ पर साफ साफ अपात्र हो जाएंगे। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी आपको दिख जाएंगे, ऐसे अपात्र अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड या डीएड डीएलएड नहीं किया हुआ है और उन्होंने एग्ज़ाम दिया है। तो सबसे पहली जो अपात्रता की शर्त है यही होगी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर आपने डीएलएड किया हुआ है, अगर आप सहायक शिक्षक के लिए काउंसलिंग पर जाएंगे तो डीएलएड मिनिमम डीएलएड या 12th पास आपका होना चाहिए। और अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो ग्रेजुएशन के रिज़ल्ट भी आपको लेकर के जाने होंगे। तो जो बीएड वाले हैं उनका ग्रेजुएशन में देखा जाएगा और जो डीएलएड वाले हैं उनका 12th में। इसके अलावा दोस्तों जो सेकंड नंबर पर अपात्रता का कारण बनेगा वो है टेट का सर्टिफिकेट, यानी टेट क्लियर आपका होना चाहिए, चाहे वो सीटेट है चाहे सीजीटेट है। जो भी सीजीटेट में क्रैक करने की जो मिनिमम मार्क्स हैं वो आपके पास होना चाहिए। जैसे कि जो रिजर्वेशन वाले हैं उनको 75 मार्क्स चाहिए होता है सीजीटेट की बात करें तो, लेकिन सीटेट की अगर बात करते हैं तो उसमें मिनिमम मार्क्स 82 मार्क्स होता है जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए। और जो अनरिजर्व कैटेगरी से हैं उनके लिए 90 मार्क्स कंपलसरी है सीटेट और सीजीटेट दोनों में। तो ये भी एक अपात्रता का कारण बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने डीएड या बीएड तो कर रखा है लेकिन उनका टेट अभी क्लियर नहीं हुआ है। और एक चीज़ और है, कई सारे अभ्यर्थियों का जैसे टेट पेपर 1 क्लियर है, 2 क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी शिक्षक का एग्ज़ाम दिलाया हुआ है। तो ऐसे शिक्षक की लिस्ट में अगर उनका नाम है तो वो अपात्र हो जाएंगे। उसी तरह से अगर किसी का पेपर 2 क्लियर है लेकिन पेपर 1 क्लियर नहीं है, उन अभ्यर्थियों ने भी पेपर 1 का जो है सहायक शिक्षक का पेपर दिलाया हुआ है और लिस्ट में अगर उनका नाम है टॉप पर तो वो भी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो इस वजह से भी वो अपात्र हो जाएंगे और ये भी एक अपात्रता का कारण बनेगा। अगले नंबर पर बात करते हैं कि शिक्षक की भर्ती में अगर आप शिक्षक की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए। लेकिन कई सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने डीएलएड किया हुआ है लेकिन उनके पास ग्रेजुएशन उन्होंने नहीं किया हुआ है, उन्होंने भी शिक्षक की परीक्षा दिलाई हुई है। तो हालांकि डीएलएड उसमें डीएलएड वाले कैंडिडेट तो पात्र हैं अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन अगर उन्होंने डीएलएड किया हुआ है साथ ही वो 12th ही पास हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन नहीं किया है, तो वो शिक्षक की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। तो इस तरह के अभ्यर्थी भी अपात्र हो जाएंगे। अगले नंबर पर बात करते हैं दोस्तों निवास प्रमाण पत्र। यहाँ पर साफ साफ नोटिफिकेशन में बताया गया था कि मूल निवासी होना चाहिए छत्तीसगढ़ का। तो इसके मूल निवासी को यहाँ पर साबित करने के लिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछली भर्ती में ऐसे देखने को भी मिले थे कि जिनके पास वास्तविक निवास प्रमाण पत्र नहीं है छत्तीसगढ़ का, उन्होंने भी एग्ज़ाम दिलाया हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी यहाँ अपात्र हो जाएंगे जिनके पास निवास प्रमाण पत्र नहीं है छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले का। अगला है दोस्तों जाति प्रमाण पत्र।
बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र किन्हीं कारणों से नहीं बन पाता है, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट यहाँ पात्र हो जाएंगे। मान लीजिए किसी ने ओबीसी से अपना फॉर्म फिलअप किया हुआ है, अगर वो ओबीसी कैटेगरी से आता भी है लेकिन अगर उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है, ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएगा। अगला जो कारण है दोस्तों, आयु सीमा। आप सभी को पता है आयु सीमा इस बार 1/1/2023 की स्थिति में मिनिमम 21 ईयर यानी कि 21 वर्ष मांगा गया है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका कुछ दिनों से या कुछ महीनों से वो चूक जाते हैं, जिनका 21 वर्ष कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसे अभ्यर्थियों ने भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो ऐसे जो कुछ गिने चुने अभ्यर्थी हैं वो भी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, वेरिफिकेशन में वो कट जाएंगे। तो इस कारण से भी कैंडिडेट अपात्र होते हैं। और साथ ही मैक्सिमम यहाँ पर 45 ईयर की बात की गई है सभी छूटों को मिला करके, जिनको रिजर्वेशन मिलता है या जिनको किन्हीं कारणों से छूट मिलता है, ऐसे अभ्यर्थी की आयु सीमा 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो 45 से ज़्यादा हो जाते हैं 1/1/2023 की स्थिति में तो वो भी बाहर हो जाएंगे। अगला है दोस्तों, अगर कोई दिव्यांग साथी हैं तो दिव्यांग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उनके लिए अनिवार्य होगा, अन्यथा वो भी जो है रेस से बाहर हो जाएंगे। अगर उन्होंने पीएच दर्शाया हुआ है, दिव्यांगता अपनी दर्शाई हुई है फॉर्म फिलअप करते समय, तो उनको अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आगे है जो भूतपूर्व सैनिक साथी हैं, जिनका भूतपूर्व सैनिक है जो, उनको अपना भूतपूर्व सैनिक हैं ऐसा प्रमाण पत्र उनको प्रस्तुत करना पड़ेगा, तभी वो पात्र होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगला जो कारण है दोस्तों वो ये है कि शैक्षणिक अर्हता जो भी दस्तावेज़ हैं आपके, चाहे वो 12th के हैं, ग्रेजुएशन के हैं या बीएड के हैं, या जो भी शैक्षणिक अर्हता है वो यहाँ व्यापम की परीक्षा परिणाम जारी होने के पहले का होना चाहिए। वो इस बार भी एक तरह से शर्त है, पिछली बार तो था ही। तो अगर आपका सर्टिफिकेट रिजल्ट होने के बाद के डेट का है तब भी उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, वेरिफिकेशन में अपात्र घोषित किया जा सकता है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं कि जो भी शैक्षणिक अर्हताएं हैं, तो उसका जो डेट है रिजल्ट उसका घोषित होने का, वो व्यापम का जो रिजल्ट अभी हाल ही में घोषित हुआ है उससे पहले का ही होना चाहिए, बाद का होने पर वो अमान्य हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ ये शर्तें थी जो सामान्य सी शर्तें हैं या सामान्य से कारण हैं जिनकी वजह से अभ्यर्थी पात्र या अपात्र होंगे, तो इनको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई पॉइंट छूट गया होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में इतना ही था। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी तक ये सामान्य जानकारी पहुँच सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।